आज हम लोग बात करने वाले हैं वैसे विषय पे जो बिहार में बहुत सारी कोर्सेज टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, बट उसका एक्चुअल कोर्स का बेनिफिट क्या क्या होने वाला है सब बच्चों को पता नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आज आए हुए हैं काउंसलिंग के लिए, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए बिलिस के बारे में, पीजीडीसी के बारे में, एमलिस के बारे में। सारे बिंदुओं पे आज हम लोग बात करेंगे, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग कवर करेंगे कि बिलिस के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, एमलिस करने के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, प्लस हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट का रोल कितना होने वाला है एमलिस के लिए, एमलिस के बाद भी पीएचडी तक की जर्नी कैसे बिलिस से ही आप कवर कर सकते हैं। बिलिस करेंगे, एमलिस करेंगे, पीएचडी करेंगे, उसमें आपको गवर्नमेंट कैसे मदद कर सकती है, सारी चीजों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। पीजीडीसी का करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या होने वाला है, सारे चीजों को हम लोग कवर करेंगे। कोर्सेज की बात करी जाए तो बिहार में टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज है बिलिस। जानते होंगे आप लोग बिलिस, बहुत लोग इसको बिलीव भी कहते हैं, BLI। बिलिस मतलब होता है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। जो बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसीज आने वाली है, तकरीबन 6500 वैकेंसीज बिहार सरकार ने आश्वासन दिया है कि 6500 लाइब्रेरियन के पदों पे बहाली होने वाली है, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिलिस है, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिलिस है। तो बिलिस कौन छात्र कर सकते हैं? जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना किया है। कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मैं ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किए हैं तो हम बिलिस कर सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर ही नहीं करता है। अगर आपका सब्जेक्ट अगर बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, या फिर आपने कोई टेक्निकल कोर्सेज भी किया है बैचलर में, टेक्निकल कोर्सेज में जैसे मान लो आप बी फार्मा किया है, आपने बीटेक किया है, तो सारे कोर्सेज के बाद आप एलिजिबल हो। आपने बीबीए किया है, बीसीए किया है, दैट इज अनदर थिंग, बट इक्विवेलेंट टू सारे कोर्सेज ग्रेजुएट है, इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट है, तो आप डायरेक्ट एलिजिबल है बिलिस कोर्स करने के लिए। तो पहला करियर अपॉर्चुनिटी ये हो जाता है बिलिस करने के बाद, पहली तो 65 से जो वैकेंसीज आने वाली है बिहार में, उसके लिए आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी और तीसरी, सेंट्रल में भी करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय का नाम सुना होगा आपने, केवीएस का, एनवी का, नवोदय विद्यालय का भी नाम आपने सुना होगा। केंद्रीय विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, जो सारी सेंट्रल बॉडी है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे भी वैकेंसीज आती हैं। अभी हाल फिलहाल बहुत सारे बच्चों ने जो लाइब्रेरी कोर्स किया था, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में लाइब्रेरी के पदों पे अप्लाई किया है। तो आप सिर्फ और सिर्फ बिलिस करने के बाद बिहार में आपका करियर अपॉर्चुनिटी नहीं होने वाला, बिहार के बाहर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी फैसिलिटी मिलती है। अगर आपका बिहार में लाइब्रेरियन में जॉब हो जाता है बिहार गवर्नमेंट में, इसकी सैलरी मान लीजिए 35,000 से लेकर के 45,000 के बीच में होगी, एक्सपेक्टेड है, जो कि एक्सपेक्टेड है। अगर आपका जॉब केंद्रीय विद्यालय में हो जाता है या फिर नवोदय विद्यालय में हो जाता है, वहां पे आपका स्टार्टिंग सैलरी 56,000 से होगा। तो डिफरेंस है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी आपकी और बिहार से करेंगे तो बिहार गवर्नमेंट की जॉब होगी, सैलरी में भी डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके हायर एजुकेशन की। ये तो हो गया बिलिस, कौन कौन कर सकते हैं, बिलिस के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, सारे बिंदुओं को हमने कवर कर लिया। अब बात करने वाले हैं इससे अपने आप को और हायर एजुकेशन में कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, बिलिस के बेसिस पे कौन कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। लगभग सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर होंगे, बिलिस के बारे में सारी चीजें क्लियर है आप लोगों के। सर हमारा एक सवाल है। अच्छा, आइए इधर आइए जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर ये बिलिस के बाद हम हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, बिलिस के बाद आप हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, हायर एजुकेशन क्या क्या कर सकते हैं, मतलब आपने बिलिस अपना कंप्लीट कर लिया है ना, डिग्री के बाद। डन है, डन, ओके बैठिए मैं बताता हूँ। ओके सर। काफी अच्छा सवाल था इनका कि बिलिस के बाद अपने आप को हायर एजुकेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हायर एजुकेशन करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है पढ़ाई से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं। बिलिस के बाद एक कोर्स होता है एमलिस का, बहुत सारे लोग इसको एमलिस भी कहते हैं। एमलिस हो गया मास्टर्स कोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। ये कैंडिडेट्स वही कर सकते हैं जिन्होंने अपना बिलिस कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने बिलिस कोर्स अपना कंप्लीट किया है वो एमलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमलिस कोर्स के लिए एलिजिबल है।
अपना हायर एजुकेशन एमलिस से कंप्लीट कर सकते हैं। एमलिस करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटी जो मिलती है बच्चों को, जैसे बिलिस अगर आपने किया है तो आप कॉलेज लेवल पे जॉब मिल सकता है आपका लाइब्रेरियन के तौर पे, स्कूल लेवल पे जॉब मिल सकता है आपका लाइब्रेरियन के तौर पे बिलिस के बाद। अगर आपने एमलिस कर लिया, एमलिस के बेसिस पे आपका जो जॉब होता है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है। जॉब कहां होता है एमलिस के बाद? यूनिवर्सिटी लेवल पे। अभी जो वैकेंसीज आ रही है बिहार में लाइब्रेरियन की, उसमें भी बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएंगी। उन बच्चों को जिन्होंने अपना हायर क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, बिलिस के बाद एमलिस किया है, उन सभी बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएंगी। मार्क्स में कुछ कंसेशन दिया जाएगा या फिर मार्क्स कुछ एड ऑन किया जाएगा, कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया उनको प्रायोरिटी देने की बात, जिन्होंने अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है उन बच्चों को। ठीक है, प्लस उनका जॉब सेगमेंट एक और बढ़ जाता है। स्कूल लेवल पे तो वही नहीं होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बिलिस। जॉब होगा इनका कॉलेज लेवल पे ऑन द बेसिस ऑफ बिलिस, और एमलिस लेवल पे इनका जॉब होगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज, इसमें बहुत सारे स्कोप मिलते हैं बच्चों को एमलिस करने के बाद। रीजन ये है, एमलिस हो गया इक्विवेलेंट टू मास्टर्स कोर्स। जैसे कोई स्टूडेंट अगर एमएससी किया है, एमकॉम किया है, एमए किया है, और कोई स्टूडेंट एमलिस किया है, तो वो भी इक्विवेलेंट है उसके डिग्री के। मतलब ये कि ये मास्टर्स कोर्स के बराबर है, मास्टर्स कोर्स ही है। जो कैंडिडेट मास्टर्स कोर्स कर लेते हैं उसके बाद वो यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट कराती है। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, नेट जीआरएफ का स्टूडेंट फॉर्म भरता है, एग्जाम में अगर क्वालिफाई कैंडिडेट कर जाते हैं उनको बेनिफिट ये मिलता है कि वो रिसर्च में भी जा सकते हैं। समझिए आप, जो बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं 3 चीजों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, नेट जीआरएफ का, 3 चीजों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहली चीजें हैं, वो पीएचडी कर सकते हैं, नेट जीआरएफ करने के बाद वो पीएचडी कर सकते हैं। दूसरा है जीआरएफ वो क्वालिफाई कर गए हैं। जीआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये अगर करते हैं, इसके लिए अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों को पर मंथ 38,000 से लेकर के 55,000 रुपए तक महीना देती है एज अ स्कॉलरशिप। महीना देती है एज अ स्कॉलरशिप। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? एक और चीज है, यही नहीं, जिन्होंने ये पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो गए बच्चे, यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद जीआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो गए। जीआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके अलावा उन्होंने नीट भी क्वालिफाई किया है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इन बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी। इन बच्चों का जॉब कहां होगा? सीधा यूनिवर्सिटी कैंपस में। इनकी सैलरी क्या होगी पता है आपको? अभी जो करंट सैलरी दे रही है बिहार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो दे रही है करंट सैलरी बिहार गवर्नमेंट, वो 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए तक दे रही है। हाँ, और अभी जो नया वेतन लागू हो जाएगा तो उसके बेसिस पे उनको 2 लाख से 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। 2 लाख से 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा पर मंथ सैलरी। और सिर्फ आपको करना क्या है? बिलिस करना है, बिलिस के बाद एमलिस करना है, एमलिस के बाद आपको जस्ट यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है, क्वालिफाई कर गए, ये सारे लाभ उन बच्चों को मिल जाएंगे। किसी भी तरीके से कोई टेक्निकल कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही बीटेक ना ही एमटेक, वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, तो उसमें बहुत सारे अमाउंट एक्सपेंस होते हैं। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, बिल्कुल वो सारी कोर्सेज कीजिए। बट अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं, सिंपल वे में, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उतना बैकअप नहीं है,
तो छोटी छोटी कोर्सेज से भी आप बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ में, जैसा कि हमने पूरा बताया आपको। यहां से अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। सारी चीजें क्लियर है या कुछ सवाल है आप लोगों को? कुछ सवाल है या क्लियर है सारी चीजें आप लोगों को? सारी चीजें क्लियर है सर आपके? आपका तो आपका ये क्लियर हो गया ना कि एमबीएस के बाद क्या क्या करियर स्कोप होने वाला है। बिलीफ भी क्लियर है आपका। अब लास्ट कोर्स की बात करी जाए, जो अंतिम कोर्स है आज के डिस्कशन का, वो है पीजीडीसीए। पीजीडीसीए का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने किसी भी कारणवश, बहुत सारे बच्चे फिनेंशियल सिचुएशन की वजह से, फिनेंशियल स्थिति सही नहीं होने की वजह से बीएड नहीं कर पाए हैं, डीएलएड नहीं कर पाए हैं, बट उनका सपना है कि हम बने टीचर। ये कोर्स सबसे कम फी में, मिनिमम फी में, मतलब ये कह सकते हैं कि हर वो बच्चे जो इच्छुक हैं पढ़ाई में और चाहते हैं कि हम पढ़ाए भी बच्चों को, जॉब भी पाए, वो भी सरकारी, तो ये सब बच्चों के लिए कोर्स फिट बैठता है। कम से कम फी में ये कोर्स हो जाता है, ज्यादा फीस का नहीं जाता है। 15 से 22,000 का एक स्लैब होता है, 15,000 फी होता है, 20,000 होता है, 18,000 होता है, 22,000 होता है। हर लोग अफोर्ड कर सकता है। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं सरकारी नौकरी करते हुए, उनका सपना है, या फिर वैसे मैच्योर स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, एमए किया है, एमकॉम किया है, मास्टर्स या यूजी पीजी कंप्लीट किया है अपना, और वो सपना देख रहे हैं सरकारी टीचर बनने का, तो बिल्कुल इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम फी में ये कोर्सेज हो जाती है। अब समझते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और बेनिफिट पीजीडी से करने के बाद क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, पीजीडीसी कोर्स करने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पीजीडीसी कोर्स करने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन। जो कैंडिडेट ने किया है वो पीजीडीसी कोर्स कर सकते हैं। वैसे छात्र जिन्होंने पीजी भी कंप्लीट किया, अपना मास्टर्स भी किया है, वो भी पीजीडीसी कोर्स कर सकते हैं। वैकेंसीज जो आती है बिहार गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, कंप्यूटर टीचर की, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि वैकेंसी जो है वो 6 to 10 वाले क्लास के लिए आया है, 8, 9, 10 के लिए आया है, या फिर 11, 12 के लिए आया है, या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के लिए आया है। ये जैसा वैकेंसी होगा वैसी आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होंगी वहां पे। ठीक है, अगर 6 to 10 के लिए वैकेंसीज आया है, जैसा कि आपने सुना होगा, बिहार सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल को डिजिटलाइज करने का फैसला लिया है। बहुत सारे स्कूल को डिजिटलाइज करने का फैसला लिया है। तो डिजिटलाइज अगर क्लासेस होंगी, स्कूल्स होंगी, वहां पे कंप्यूटर टीचर की रिक्वायरमेंट होनी है। प्लस अभी के लिए 11, 12 के जो छात्र छात्राएं हैं वहां पे भी कंप्यूटर फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होती है। उसकी रिक्तियां भी होने वाली है, टीआरई 4 नोट्स का वैकेंसी आने वाला भी। तो वो छात्र डायरेक्ट एलिजिबल होते हैं, और वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट, बिहार स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कि उनकी रिक्वायरमेंट किस क्लासेस की है। जिस क्लासेस की रिक्वायरमेंट होंगी, बच्चे वहां के लिए एलिजिबल होंगे, वो अप्लाई करेंगे। दैट्स इट। कोर्स करने की एलिजिबल क्राइटेरिया सिर्फ ग्रेजुएट विद एबी है। कोई कैंडिडेट ग्रेजुएट अगर है तो पीजीडीसी कोर्स कर सकता है। पीजीडीसी कोर्स करने के बाद वो कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, बिहार गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बन सकते हैं। अब इसके हायर क्वालिफिकेशन के अपग्रेडेशन की अगर बात करी जाए कि पीजीडीसी कोर्स करने के बाद फिर हम और हायर क्वालिफिकेशन कैसे अपना अपग्रेड कर सकते हैं और कौन सा कोर्स कर सकते हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो पीजीडीसी कराती है, और पीजीडीसी के साथ साथ लेटरल एंट्री में उनका एमसीए भी हो जाता है। अगर मान लो सर आपने किया, बीए किया है, ठीक है, बीए के बेसिस पे आपने पीजीडीसी कर लिया, 1 ईयर का प्रोग्राम है ये। पीजीडीसी वाले कैंडिडेट्स लेटरल एंट्री के साथ एमसीए का कोर्स कर सकते हैं। एमसीए ऐसे कोर्स होता है 2 इयर्स का। लेकिन वैसे कैंडिडेट्स, वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अपना पीजीडीसी कंप्लीट कर लिया है, वो डायरेक्ट लेटरल एंट्री के साथ उनका एडमिशन होगा किस कोर्स में, एमसीए में। और एमसीए उनके लिए सिर्फ 1 साल का ही कोर्स होगा। कितने साल का कोर्स होगा उनके लिए? सिर्फ 1 साल का। वैसे एमसीए कितने साल का कोर्स होता है? 2 साल का। लेकिन जिन्होंने पीजीडीसी किया है उनका एडमिशन डायरेक्ट लेटरल एंट्री के साथ एमसीए में होगा, तो उनके लिए सिर्फ 1 साल का कोर्स होगा। ठीक है,
इसके बाद भी करियर अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करी जाए हायर एजुकेशन अपग्रेडेशन की, एमसीए के बेसिस पे भी कैंडिडेट्स नेट जेआरएफ में बैठ सकते हैं, क्योंकि एमसीए भी मास्टर्स कोर्स है। जो कैंडिडेट मास्टर्स कोर्स कर लेते हैं वो नेट जेआरएफ यूजीसी नेट पेपर दे सकते हैं। पेपर देने के बाद अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं सीधा एलिजिबल होते हैं 3 बेनिफिट्स पाने के लिए। पहला बेनिफिट है वो पीएचडी कर सकते हैं, दूसरा है वो जेआरएफ के माध्यम से जूनियर, जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, जहां पे बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है 35,000 से लेकर के 55,000 रुपए महीना, और ये 5 साल तक, 5 इयर्स तक। थर्ड, जो एलिजिबल होते हैं वो नेट के लिए, नेट के बेसिस पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में कैंडिडेट ये चीज क्वालिफाई करने के बाद यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पता ही है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी क्या होती है, पैकेजेस क्या होती है, कितने सैलरी मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। बहुत सारी सैलरी मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार, ठीक है। उम्मीद है कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने बात किया। 3-4 टॉपिक हमने कवर किया, बेरिस, फिर उसका स्कोप क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर इंग्लिश के विषय में हमने बात किया, उसका स्कोप क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर हमने कवर किया पीजीडीसी को भी, पीजीडीसी का बेनिफिट क्या क्या होने वाला है, फिर हमने यहाँ पे बात किया यूजीसी नेट के बारे में, जेआरएफ के बारे में, उसका बेनिफिट क्या क्या बच्चों को मिल सकता है। उम्मीद है सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। सर क्लियर है, उम्मीद है सर आप लोगों की भी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल बच गया है किसी भी कारणवश अगर हमने कवर नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ड्रॉप कर दीजिए, हमारी टीम रीच करेगी और आपके हर एक सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग नवभारत करियर एकेडमी। अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो डायरेक्ट आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमारे काउंटर से बात कर सकते हैं, उनसे भी अपना सवाल का जवाब पा सकते हैं।